इस बार की वीडियो में मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं एक हायरिंग अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि यदि आप इंटरेस्टेड हो घर बैठे पॉकेट मनी कमाने के लिए और आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना और समझना आता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @InstaJNikhil पर मैसेज जरूर करें, क्योंकि मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ ओपनिंग्स है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसलिए अगर आपको जरा भी इंटरेस्ट हो तो मुझे वहाँ पे मैसेज जरूर करिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हम एक पार्क में यूएस कांग्रेसमैन फिल को देखते हैं, जिससे वहां पर मिलने के लिए थॉमस नाम का आदमी आता है जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक बड़ा ऑफिसर होता है। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट में कांग्रेस की तरफ से सर्वेलेंस और सिक्योरिटी को लेकर एक बिल पास होने वाला है, जिससे एनएसए को इस देश के किसी भी आदमी के घर, दफ्तर या होटल के कमरे में बिना उसकी जानकारी के कैमरा और माइक्रोफोन लगाने की इजाजत मिल जाएगी, जिससे वो जब जिस पर और जहां चाहे उस पर वहां नजर रख सकते हैं। और साथ ही इस बिल के पास होने से ये एजेंसी किसी के भी फोन को टैप भी कर सकती है। और फिल इसी बिल के खिलाफ था, इसलिए थॉमस उसे यहाँ मनाने के लिए आया था कि वो इस बिल को अपनी मंजूरी दे दे, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तो थॉमस को इससे एनएसए में एक अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। पर फिल इस बिल के बिल्कुल ही विरुद्ध होता है, क्योंकि उसका मानना था कि इस बिल से लोगों की प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आम लोगों पर बिना उनकी मर्जी के उन पर नजर रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए वो इस बिल के खिलाफ होते हैं। अब आखिर में जब थॉमस की बात फिल नहीं मानता तो थॉमस का एक आदमी फिल को जबरदस्ती एक जहरीला इंजेक्शन देकर उसे जान से मार डालता है और फिर वो फिल की लाश को उसकी गाड़ी में बैठाकर उसकी हार्ट अटैक की गोलियां को गाड़ी में फैला देता है, जिसके बाद वो उस गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर उसे फिल की लाश सहित पानी में डुबा देता है, जिससे सभी को ये लगे कि फिल की मौत कार चलाते समय हार्ट अटैक के कारण हुई है। अब इसके बाद हमें एक वकील को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है और वो सिर्फ कंपनियों में या कहीं भी काम करने वाले मजदूरों का ही केस लड़ता है। अब ऐसे एक मजदूर को किसी पिंटेरो नाम के डॉन ने काफी बुरी तरह से पीटा था। वो मजदूर रॉबर्ट के पास इसलिए आया था ताकि रॉबर्ट पिंटरो से मिलकर इस बात को रफा दफा करने के लिए कुछ मुआवजे की मांग कर सके और पिंटरो के सामने उसका वकील होने की हैसियत से उसकी बात को रख सके, जिस पर रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं पिंटरो को संभाल लूंगा। इसके बाद रॉबर्ट एक रेचल नाम की लड़की से मिलता है जिससे 1 साल पहले रॉबर्ट का अफेयर भी था, लेकिन अब उसके और रेचल के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। यहाँ रेचल रॉबर्ट को पिंटरो के काले कारनामों की एक वीडियो टेप देती है जो कि उसे एक ब्रिल नाम के आदमी ने दिया होता है, जिसके बदले में रॉबर्ट रेचल को पैसे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि रेचल अब रॉबर्ट को किसी की भी खुफिया जानकारी पहुंचाने का काम करती है, जो कि उसे ब्रिल ला कर देता है। लेकिन ब्रिल किसी के भी सामने नहीं आता, वो रेचल के जरिए ही रॉबर्ट के लिए काम करता है और फिर इन पैसों का 15% रेचल रख लेती है और बाकी का वो ब्रिल को दे देती है। अब रॉबर्ट यहाँ से सीधा पिंटरो से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो पिंटरो को वो वीडियो टेप दिखाकर उससे उस मजदूर के लिए मुआवजा की मांग करता है जिसे पिंटरो ने बुरी तरह से मारा था। मतलब कि एक तरह से रॉबर्ट पिंटरो को ब्लैकमेल कर रहा होता है, नहीं तो वो इस वीडियो कैसेट को पुलिस को दे देगा। जो बात सुनकर पिंटरो बौखला जाता है क्योंकि वो एक डॉन था, पर अब इस वक्त रॉबर्ट उसी के अड्डे पर था, इसलिए वो उस कैसेट को पिंटरो से छीन कर उससे कहता है कि वो उसे 1 हफ्ते के अंदर उस आदमी का पता लगाकर बताए जिसने उसके लिए इस वीडियो को बनाया है, और अगर रॉबर्ट ऐसा नहीं कर सका तो वो उसे 1 हफ्ते बाद जान से मार देगा, जिस बात से रॉबर्ट काफी ज्यादा डर जाता है। अब जब रॉबर्ट पिंटरो के अड्डे से निकल रहा होता है कि तभी वो देखता है कि पिंटरो पर एफबीआई वालों ने नजर रखा है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि फिल की मौत के बारे में अब एफबीआई और पत्रकारों को पता चल गया है, जो कि सब उसी जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ पर फिल की मौत हुई थी। अब जब फिल की लाश को झील से बाहर निकाला जा रहा होता है तभी झील के दूसरे किनारे
किनारे पर एक डैनियल नाम का आदमी आता है और वो वहाँ लगे कैमरा से एक टेप निकालकर उसमें दूसरा टेप डालकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल डैनियल एक वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफर है जिसने यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लगाया हुआ था, जिसे ऐसा करते हुए हिग्स नाम का FBI ऑफिसर देख लेता है। अब क्योंकि हिग्स भी थॉमस के लिए ही काम करता था इसलिए वो डैनियल के बारे में थॉमस को बता देता है, क्योंकि उसके मुताबिक डैनियल के कैमरे में फिल के खून का वीडियो भी कैद हो गया होगा। इसलिए थॉमस NSA के ही अंदर एक टीम बनाकर उन्हें डैनियल के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। इधर डैनियल जब अपनी टेप को देखता है तो वो पाता है कि उसकी टेप में फिल की मौत का वीडियो कैद हो चुका है। इसलिए वो तुरंत अपने एक पत्रकार दोस्त को फोन करके टेप के बारे में सब बता देता है, लेकिन उसका ये फोन NSA वाले टैप कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि डैनियल के पास फिल की मौत का वीडियो है। इसलिए थॉमस के आदेश पर NSA के कुछ एजेंट्स डैनियल के घर पहुंच जाते हैं, पर डैनियल को उनके आने की आहट मिल चुकी थी, इसलिए वो वहां से भाग निकलता है, जिससे अब NSA वाले हर जगह सैटेलाइट के जरिए उसे पूरे समय ट्रैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद डैनियल भागते हुए एक दुकान में घुस जाता है जहां वो रॉबर्ट से टकरा जाता है। दरअसल डैनियल रॉबर्ट के कॉलेज का दोस्त होता है, लेकिन समय ना होने की वजह से डैनियल उस टेप को रॉबर्ट के बैग में रखकर वहां से भाग जाता है, जो कि उसने एक छोटे से वीडियो गेम के अंदर छिपाई होती है। अब दुकान से बाहर निकलने पर फिर से NSA के एजेंट डैनियल का पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने के चक्कर में डैनियल को एक गाड़ी से टक्कर लगने के कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है, जिसे इस तरह मरते हुए रॉबर्ट भी देखता है। अब ये सब देखने के बाद रॉबर्ट अपने घर आता है, जहाँ पर हम रॉबर्ट के बेटे को देखते हैं जो कि वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा शौकीन होता है। जिसके बाद हमें रॉबर्ट की पत्नी कार्ला दिखाई जाती है, जिससे रॉबर्ट अपने दोस्त डैनियल की मौत के बारे में बताता है। वहीं इधर दूसरी तरफ एक एजेंट थॉमस से बताता है कि उन्हें डैनियल के पास से कोई टेप मिला है और उन्होंने उसके पत्रकार दोस्त को भी मार दिया है। इस पर थॉमस उस दुकान की CCTV वीडियो चेक करने के लिए कहता है, जहाँ पर डैनियल कुछ देर के लिए गया था और उन्हें उससे रॉबर्ट के बारे में पता चलता है, जिससे अब उन्हें शक होता है कि डैनियल ने जरूर उस वक्त रॉबर्ट के बैग में कुछ डाला है, लेकिन उनको कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होता। इसलिए दो NSA एजेंट्स FBI ऑफिसर बनकर रॉबर्ट से मिलने जाते हैं, जिससे वो कहते हैं कि डैनियल उस वक्त कुछ बहुत ही जरूरी चीज लेकर उनसे भाग रहा था, जिसे शायद उसने रॉबर्ट के बैग में डाला है। जिन्हें रॉबर्ट बताता है कि उस बैग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर वो एजेंट बैग को देखने के लिए मांग करता है, जिस पर रॉबर्ट उन्हें तलाशी लेने का वारंट दिखाने के लिए कहता है, जो कि उनके पास ना होने की वजह से उन्हें वहां से खालिया जाना पड़ता है। जिनके जाने के बाद रॉबर्ट उन बैग्स को देखता है तो उसे उसमें कोई भी कैसेट नहीं मिलता। इधर थॉमस के सामने NSA वाले रॉबर्ट के बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं, जैसे कि उसकी और रेचल के बीच पहले अफेयर चला है और रॉबर्ट ने रेचल को कई बार पैसे भी दिए हैं, जिससे थॉमस समझ जाता है कि रॉबर्ट एक वकील होने के साथ साथ बहुत ही चालाक आदमी है। इसलिए वो अपने एजेंट्स को रॉबर्ट को बुरी तरह बर्बाद कर देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉबर्ट उनसे वो वीडियो छिपा रहा है और वो उसका इस्तेमाल सही समय आने पर ही करेगा। इसलिए अब थॉमस रॉबर्ट की छवि को पूरी तरह से तबाह करने के लिए कहता है, ताकि इसके बाद अगर रॉबर्ट उस टेप को लेकर किसी के पास जाए भी तो उसका कोई विश्वास ना करे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब एक रात रॉबर्ट अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं बाहर घूमने गया होता है, तभी NSA वाले उसके घर में घुस जाते हैं और उसके घर में चारों तरफ कैमरा, माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर्स वगैरह लगा देते हैं। यहाँ तक कि वो रॉबर्ट के कपड़ों और जूतों में भी ट्रांसमीटर्स लगाकर रॉबर्ट के आने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग रॉबर्ट के ऑफिस में जाकर उसकी पेन, घड़ी और अन्य सामान का हूबहू उसके जैसा चीजों से बदल देते हैं, जिसमें ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। मतलब कि अब रॉबर्ट की हर गतिविधि पर NSA वाले पूरी तरह से नजर रखे हैं। जिसके बाद अगली सुबह रॉबर्ट और रेचल के अफेयर की खबर अखबार में छपने की वजह से रेचल की नौकरी चली जाती है, जो सब NSA का ही किया जा रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट को अब उसकी भी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और रेचल वाली खबर के कारण रॉबर्ट की पत्नी भी उसे घर से निकाल
डाल देती है, जो सब एनएसए वाले देख रहे होते हैं। जिसके बाद जब रॉबर्ट एक होटल का कमरा लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके कार्ड्स भी काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर कोई आदमी रॉबर्ट का ब्रीफ केस भी चुरा लेता है। अब बेचारे रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, और तभी उसे पिंटोरो की बात याद आती है और उसको लगता है कि ये सब उसके साथ पिंटोरो ही कर रहा है। इसलिए वो रेचल से मिलता है और उससे ब्रिल के बारे में सवाल करता है, क्योंकि अगर ये सब रॉबर्ट के साथ पिंटोरो करा रहा है तो उसमें ब्रिल ही उसकी मदद कर सकता है। अब यहाँ भी एनएसए वाले सैटेलाइट की सहायता से रॉबर्ट पर नजर रखे होते हैं, और वहीं यहाँ काफी विनती करने पर रेचल रॉबर्ट को बता देती है कि वो ब्रिल से कहाँ पर मिल सकता है। जिसके बाद रॉबर्ट रेचल की बताई जगह पर ब्रिल से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ जब काफी देर बाद भी कोई नहीं आता तो वो एक पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जो खुद को ब्रिल बताता है और उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगता है, जहां वो रॉबर्ट से सवाल करता है कि आखिर डैनियल ने उसे उस दिन क्या दिया था। जिस पर रॉबर्ट कहता है कि डैनियल ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, जिसके जवाब में वो आदमी रॉबर्ट को गन दिखाकर इस बारे में और सवाल करता है, और उस चक्कर में उनकी गाड़ी का दूसरी गाड़ी से टकराव हो जाता है, जो मौका देखकर रॉबर्ट वहां से भाग जाता है और फिर एक होटल के अंदर जाकर छिप जाता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट पर अब भी एनएसए वाली अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि रॉबर्ट के पूरे शरीर में कपड़ों से लेकर जूतों तक में ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। यहाँ फिर होटल में एक आदमी रॉबर्ट को गन सटाकर लिफ्ट के अंदर लेकर जाता है, जहाँ वो सबसे पहले रॉबर्ट के शरीर से 3 ट्रांसमीटर्स को निकाल देता है, और अब सिर्फ 3 ट्रांसमीटर्स ही बचे होते हैं। इसलिए एनएसए के लोग रॉबर्ट के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि कोई रॉबर्ट की मदद कर रहा है। अब वो आदमी रॉबर्ट को लेकर होटल की छत पर जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इसी आदमी का नाम ब्रिल है, और जो रॉबर्ट से पहले मिला था वो ब्रिल नहीं बल्कि एनएसए एजेंट था। यहाँ फिर ब्रिल रॉबर्ट को बताता है कि तुम्हारे पीछे पिंटोरो नहीं बल्कि एनएसए वाले लगे, क्योंकि ये ट्रांसमीटर लगाना ये सिर्फ एक उन्हीं के ही काम करने का तरीका है। आगे वो ये भी समझाता है कि तुम अपनी घड़ी, पैंट, शर्ट सब कुछ उतार दो, और अब तुम मुझसे या रेचल से कभी भी मिलने की कोशिश ना करना, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे आसपास रहेगा वो मारा जाएगा। और फिर तभी वहाँ एनएसए वालों का हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिससे ब्रिल और रॉबर्ट अलग अलग भागते हैं। हालांकि एनएसए वाले सिर्फ रॉबर्ट का ही पीछा कर रहे होते हैं। फिर तभी भागते हुए रॉबर्ट को ब्रिल की कई बात याद आती है, इसलिए वो एक होटल के कमरे में जाकर अपने कपड़े उतारकर फेंक देता है, जिससे अब सारे ट्रांसमीटर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अभी भी एनएसए वाले सैटेलाइट से रॉबर्ट पर नजर रखे होते हैं। अब यहाँ रॉबर्ट बचने के लिए एक होटल में आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, और फिर वहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है, जहाँ से रॉबर्ट को निकालकर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। अब यहाँ भीड़ होने की वजह से एनएसए वाले रॉबर्ट को कुछ नहीं करते, पर वो उस अस्पताल का पता लगा लेते हैं जहाँ रॉबर्ट को ले जाया जा रहा होता है। लेकिन रॉबर्ट बीच रास्ते में ही गन दिखाकर एम्बुलेंस को वहीं रुकवा लेता है, और फिर वहाँ से एनएसए एजेंट्स को चकमा देकर भाग निकलता है। अब इसके बाद रॉबर्ट जाकर चोरी छिपे अपने पत्नी से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। फिर तभी रॉबर्ट की नजर कार्ला के कपड़ों पर पड़ती है, जो कि वही कपड़े होते हैं जो डैनियल की मौत के दिन रॉबर्ट खरीद कर लाया था। और जब उस बैग से उसकी पत्नी ये कपड़े निकाल सकती है तो हो सकता है कि उसके बेटे ने भी उस बैग से कुछ निकाला हो, जिसके बाद वो अगली सुबह किसी तरह अपने बेटे से इस बारे में सवाल करता है, जो उसे बताता है कि उसने उस दिन एक वीडियो गेम उसके बैग से निकाला था, जो कि वही गेम होता है जिसमें डैनियल ने वो वीडियो टेप छिपाई होती है। आप देखते ही देखते यहाँ रॉबर्ट को वो टेप मिल जाती है, जिसके बाद वो रेचल के घर जाता है, जहाँ उसे रेचल की लाश मिलती है, और वहीं सब जगह ऐसे सबूत फैलाए गए थे जिससे पुलिस को ये लगे कि ये खून रॉबर्ट ने किया है, जो जाहिर है कि एनएसए का ही काम है। इसलिए अब रॉबर्ट सीधे ब्रिल से जाकर कैसे तो मिलता है और उसे रेचल की मौत के बारे में बताता है, और ये भी कहता है कि कैसे वहाँ पर उसके खिलाफ सारे सबूत फैलाए गए थे, जिसके जवाब में ब्रिल उसे बताता है कि एनएसए वाले तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। अब इसके
कुछ देर बाद ब्रिल रॉबर्ट के साथ कुछ खरीदने के लिए एक दुकान के अंदर जाता है, जहां मौका देखकर रॉबर्ट कार्ला की दोस्त को कॉल करके कहता है कि वो कार्ला से बता दे कि टीवी पर या अखबार में वो उसके बारे में खबर देखकर वो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर इस फोन की वजह से एनएसए वालों को पता लग जाता है कि रॉबर्ट कहाँ है, क्योंकि उनका सिस्टम पूरे देश में फैला हुआ था, जो कि रॉबर्ट की आवाज को पहचान कर उसका फोन तुरंत ट्रैक कर लेता है। इसलिए अब एनएसए एजेंट तुरंत उस दुकान में पहुंच जाते हैं, पर तब तक रॉबर्ट और ब्रिल वहां से जा चुके थे। अब उस दुकान का सीसीटीवी चेक करने पर एनएसए को ब्रिल के बारे में भी पता चल जाता है, जिसकी गाड़ी को ट्रैक करते हुए एजेंट ब्रिल के ठिकाने पर भी पहुंच जाते हैं, जहां ब्रिल रॉबर्ट के साथ उस टेप को देखता है, जिसे देखने के बाद उन दोनों को समझ आ जाता है कि उनके पीछे एनएसए वाले क्यों पड़े। फिर तभी ब्रिल को ये भी पता चलता है कि वहाँ पर एनएसए एजेंट्स आ चुके हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से रॉबर्ट के साथ निकल जाते हैं। और जब एनएसए एजेंट वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, और तभी वो देखते हैं कि ब्रिल ने जाने से पहले वहाँ पर एक बॉम्ब लगा दिया है, जिसे देखते ही एजेंट तुरंत उस जगह से बाहर निकलते हैं। इधर ब्रिल भी रॉबर्ट के साथ वहाँ से निकल गया होता है, और तभी देखते ही देखते वो पूरी जगह एक तेज धमाके के साथ उड़ जाती है, और उस धमाके के कारण रॉबर्ट के कपड़ों में आग लग जाती है, जिससे वो टेप भी जल जाती है, जिसकी वजह से एनएसए उसके पीछे थी। इधर एनएसए वाले जब ब्रिल के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्रिल भी पहले एनएसए के लिए ही काम करता था, जिसका असली नाम एडवर्ड है, और फिर 10 साल पहले अचानक से वो गायब हो गया। इधर ब्रिल रॉबर्ट को बताता है कि वो और रेचल के पिता साथ में एनएसए में काम करते थे, जहां एक मिशन के दौरान रेचल के पिता ने ब्रिल की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए वो तब से ही रेचल का ध्यान रखता आ रहा था। पर अब तो टेप जल चुका था, इसलिए अब ब्रिल रॉबर्ट को हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाने का सुझाव देता है, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में जो भी था वो सब मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, इसलिए मुझे अपनी वही जिंदगी वापस चाहिए, जिसे वापस हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसलिए अब दोनों प्लान करके ब्रिल थॉमस को फोन करके कहता है कि उसके पास वो टेप है, जिसे पाने के लिए उसे एक अनजान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जिससे लगातार रॉबर्ट भी रेडियो के जरिए संपर्क में होता है। और फिर एनएसए के लोग वहाँ ब्रिल को देखकर उस जगह की रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेक करके रॉबर्ट तक पहुंच जाते हैं, और फिर रॉबर्ट सहित ब्रिल को भी पकड़ लिया जाता है। और फिर थॉमस ब्रिल से उस टेप के बारे में पूछता है, इस पर रॉबर्ट कहता है कि उसे पता है कि टेप कहाँ है, जिसके बाद वो थॉमस और उसके 2 एजेंट्स के साथ पिंटोरो के अड्डे पर पहुंचता है, क्योंकि एफबीआई पिंटोरो पर नजर रखी थी। तो इन लोगों को देखकर वो भी सतर्क हो जाते हैं। अब पिंटोरो के सामने पहुंचकर रॉबर्ट उससे थॉमस की तरफ इशारा करके कहता है कि इसने ही तुम्हारी वो वीडियो टेप बनाई थी, और उल्टा वो थॉमस को भी पिंटोरो की तरफ इशारा करके कहता है कि वो टेप पिंटोरो के ही पास है। दरअसल मूवी की शुरुआत में पिंटोरो ने अपने खिलाफ सबूत वाला टेप रॉबर्ट से ले लिया था, और उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था कि उसे पता लगाकर बताए कि ये वीडियो किसने बनाया, जिस वजह से पिंटोरो और थॉमस दोनों का ही रॉबर्ट से टेप को लेकर मसला हो जाता है। इसलिए यहाँ रॉबर्ट बड़ी ही चालाकी से पिंटोरो और थॉमस के बीच उस टेप को लेकर गलतफहमी पैदा कर देता है, जिससे अब दोनों के बीच देखते ही देखते गोलीबारी होना शुरू हो जाती है, और पिंटोरो के साथ साथ थॉमस भी मारा जाता है। फिर तभी गोली चलने की आवाज सुनकर वहाँ मौजूद एफबीआई भी आ जाते हैं, और फिर वो आकर रॉबर्ट को वहाँ से निकालते हैं, जिसे दरअसल कुछ भी नहीं हुआ था, और उसकी ये तरकीब भी काम कर गई थी। अब एफबीआई इस पूरे केस का पता लगा लेती है कि थॉमस ने फिल और रेचल के साथ साथ डैनियल और एक पत्रकार की भी जान ली है, जिससे अब सर्विलेंस का बिल पास नहीं होता, क्योंकि इस बिल का गलत इस्तेमाल लोगों ने थॉमस के केस से देख लिया था। जिसके बाद हमें मूवी के आखिरी सीन में रॉबर्ट दिखाया जाता है, जो फाइनली अब अपने परिवार के साथ शांति से रह सकता है, और उस पर लगे सभी इल्जाम भी अब हटा दिए गए होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।